लोकसभा चुनाव के बाद अब देश के 4 राज्य विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव जीतने वाली बीजेपी की यह पहली बड़ी परीक्षा है। चुनाव के बाद कैसे बदलेगी इन राज्यों की सूरत? एबीपी न्यूज पर पेश है घोषणा पत्र। नमस्कार, घोषणा पत्र में आपका स्वागत है। मैं अभिसार शर्मा। किसने कल्पना की थी कि लोकसभा में अप्रत्याशित जीत मिलने के बाद बीजेपी और शिवसेना की राहें अलग हो जाएंगी, और राहें इस कदर अलग हो जाएंगी कि आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि असल मुकाबला इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच है। गड़बड़ कहां हुई? और सवाल ये कि क्या महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव और उसके बाद नतीजे देश की सियासत में एक अप्रत्याशित मोड़ लाने वाले हैं? आज घोषणा पत्र में मेरे साथ हैं एक बेहद खास मेहमान, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के महाराष्ट्र के कद्दावर नेता नितिन गडकरी साहब। इससे पहले कि मैं आपको मंच पर बुलाऊं, आइए देखते हैं उनके पॉलिटिकल करियर पर यह रिपोर्ट। मोदी सरकार के ताकतवर मंत्री, बीजेपी के बड़े रणनीतिकार और आरएसएस के समर्पित सिपाही नितिन गडकरी। उम्र 57 साल, महाराष्ट्र के नागपुर में जन्म, कॉमर्स और कानून की पढ़ाई, छात्र जीवन में एबीवीपी के जरिए राजनीति से जुड़े। 32 साल की उम्र में विधान परिषद पहुंचे, 20 साल तक विधान परिषद के सदस्य रहे। 1995 में बीजेपी शिवसेना सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री बने। गडकरी के कार्यकाल में कई बड़े हाईवे, एक्सप्रेसवे और फ्लाईओवर बने। 1995 में पूर्ति ग्रुप का गठन, चीनी ऊर्जा, बायोडीजल, एग्रोटेक जैसे कारोबार। नितिन गडकरी खुद को किसान व्यापारी कहलाना पसंद करते हैं। गडकरी ने बीजेपी में आम कार्यकर्ता से अध्यक्ष तक का सफर तय किया। साल 2009 में देश की राजनीति में गडकरी तब चमके जब उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में गडकरी ने नागपुर से चुनाव लड़ा और बड़ी जीत मिली। मोदी कैबिनेट में गडकरी को परिवहन मंत्री बनाया गया। गडकरी के पास ग्रामीण विकास मंत्रालय का भी जिम्मा है। मंत्री बनते ही नितिन गडकरी ने जनहित में कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनका असर आने वाले समय में दिखेगा। फिलहाल गडकरी महाराष्ट्र के चुनाव में भी बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं और उनके सामने बड़ी चुनौती है अकेले दम पर पार्टी को महाराष्ट्र का ताज दिलाना। तो हमारे बीच नितिन गडकरी साहब हैं। नितिन जी, आए मंच पर। बहुत बड़ी चुनौती है इस वक्त बीजेपी के सामने, क्योंकि आज आपको जनता को पहले यह बताना होगा कि बीजेपी पर जनता क्यों विश्वास करे और आपको क्यों विश्वास है कि बीजेपी को बहुमत अपने दम पर मिल जाएगा। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। 3 लाख करोड़ का कर्जा है महाराष्ट्र के ऊपर, और 70,000 करोड़ रुपए इरिगेशन पर खर्चा होने के बाद 0.01% सिंचाई हुई है। जो महाराष्ट्र पहले नंबर पर था वो 6वें नंबर पर गया है। हमारे शरद पवार साहब कृषि मंत्री थे, तो मध्य प्रदेश का कृषि विकास दर, जो बीमारू राज्य करके कहा जाता था, उनका 24% है, आज उस समय 22% था, और हमारा उस समय माइनस था और अब 3% है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री बंद पड़ रही है, अनेक करोड़ों की इन्वेस्टमेंट ऐसी है बड़ी बड़ी कंपनियों की कि जिनको स्टे देकर बंद करके रखा हुआ है। ना बिजली है, लोड शेडिंग चल रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग नहीं के बराबर एक काम बंद पड़े हुए। हम विकास की राजनीति कर सकते हैं, महाराष्ट्र की तकदीर को बदल सकते हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब हमारी सरकार थी तो 24 घंटे बिजली मिलती थी। हमारी सरकार थी, हमने मुंबई में 55 फ्लाईओवर बनाए, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट किया, और एस्टिमेट कॉस्ट से भी कम पैसे में किया। और इसलिए मुझे लगता है कि अब महाराष्ट्र को संभालना है, महाराष्ट्र की तकदीर को अगर बदलना है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जैसे दिल्ली में एक सरकार जोरों से दौड़ रही है, अगर महाराष्ट्र का डबल इंजन लग जाएगा और मोदी जी के कारण और केंद्र सरकार के कारण महाराष्ट्र हिंदुस्तान का प्रथम क्रमांक का राज्य बन सकता है, बनेगा, यही मेरा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया गडकरी साहब। स्थान ग्रहण करें, और आपसे ढेरों सवाल होंगे और इस माइक का इस्तेमाल कीजिएगा सवालों के जवाब देने के लिए। तो आइए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और दागते हैं पहला सवाल। सीटें कम पड़ी तो शिवसेना से हाथ मिलाएंगे?
आने वाले दिनों में अगर चुनाव के बाद जरूरत पड़ी तो क्या शिवसेना और बीजेपी एक साथ आ सकता है? आ सकते हैं, और अगर ऐसी आवश्यकता पड़े तो जरूर हम सोच सकते हैं। मैंने तय किया है कि बाला साहब की गैर मौजूदगी का ये पहला चुनाव है, महाराष्ट्र का पहला चुनाव है, और इसलिए मैं बाला साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। गडकरी साहब, दिक्कत यह है कि शिवसेना से हाथ मिलाने की बात तो बाद में आती है, आपकी राजनीतिक जमीन सिमटती जा रही है। आज राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में एक लिंक, एक सेतु स्थापित हो रहा है राजनीतिक। इसके अलावा एनसीपी प्रमुख शरद पवार तक ने कह दिया कि बीजेपी छोड़कर मैं किसी भी पार्टी के साथ हाथ मिलाने को तैयार हूं। तो आपको नहीं लग रहा कि आपकी राजनीतिक जमीन सिमटती जा रही है, आपके विकल्प खत्म होते जा रहे हैं, और ऐसे में कहीं शिवसेना विकल्प भी आपसे ना चला जाए? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि महाराष्ट्र में हमारी ताकत के भरोसे हमको फुल मेजॉरिटी मिलेगी, इसके बारे में हमारे मन में कोई संदेह नहीं है। और इसलिए मैं आपको विश्वास के साथ ये बता देना चाहता हूँ कि जब हमको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, पूरी मेजॉरिटी मिलने वाली है, तो आज से ये चर्चा क्यों करेंगे किसके साथ ले। जब वक्त आएगा तो सोचेंगे, पर वैसी जरूरत पड़ेगी नहीं, ऐसा मुझे लगता है। पहला सवाल। नितिन जी, मेरा नाम अशोक वानखड़े है, मैं एबीपी से जुड़ा हुआ हूँ। यदि आपको लगता है कि आपकी पूरी मेजॉरिटी महाराष्ट्र में आएगी और आप सरकार बना लेंगे, तो ऐसी क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की कि शाहिस्ते खान की फौज बोलने के बाद, पितृपक्ष के कौवे बोलने के बाद, तमाम आरोप मोदी और भाजपा पे लगने के बाद भी शिवसेना का एक मंत्री केंद्र की कैबिनेट में है? ऐसी क्या मजबूरी है? कहीं बैकडोर एंट्री के लिए रास्ता तो नहीं छोड़ रखा है आप लोगों ने? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मैं ये मानता हूँ कि बाला साहब के बारे में हमारे मन में श्रद्धा है, जो नरेंद्र भाई ने कहा है, और मेरे ऊपर तो उनका बहुत प्रेम था। और राजनीति में कभी रिश्ते रहते, कभी बिगड़ते हैं, और महाराष्ट्र के राजनीति में हमको शिवसेना से नहीं लड़ना है, हमको कांग्रेस और एनसीपी से लड़ना है। तो आज हमको आवश्यकता इस बात की नहीं कि हम शिवसेना के साथ लड़ें। हाँ, ये बात जरूर है कि उनको क्या कहना वो कहें, पर हम इस बात का उपयोग नहीं करेंगे, हमने साफ तौर से कहा है। रही दूसरी बात, गीते जी के बारे में मैंने खुद कहा कि जब वो एनडीए में है, ठीक है, अलायंस नहीं हुई, एनडीए में है, तो उन्होंने रिजाइन करने का सवाल नहीं उठता, ऐसा मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है। अब इसके ऊपर ये उनकी इच्छा है। गडकरी जी नमस्कार, मेरा नाम दिबांग है। तो आप क्या कह रहे हैं कि राजनीति में कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, सिर्फ अवसरवादिता सबसे बड़ी चीज़ है, क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? और देखिए, आप मेरे चीज़ को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। अलायंस पॉलिटिक्स इज ए पॉलिटिक्स ऑफ कंपल्शंस, लिमिटेशंस एंड समटाइम इट इज कॉन्ट्राडिक्शंस। राजनीति में रिश्ते बिगड़ते हैं, बनते हैं, पार्टियां आती है, जाती से पार्टनरशिप कंसर्न बढ़ती है। जैसे एक चैनल से निकलकर दूसरे चैनल में जाता है तो कोई अवसरवादिता थोड़ी होती है, नया पैकेज मिल गया इसलिए वहां जाता है, तो ये अवसरवादिता नहीं है। ऐसा राजनीति में कभी ना कभी होता ही है, और मुझे लगता है कि आज हमारी अलायंस नहीं हो पाई प्रैक्टिकल लेवल पर। इसका कारण दो इंपॉर्टेंट चीजें थी। पहली बात यह थी कि बाला साहब थे, तब हमारे बीच में यह तय हुआ था कि जिसकी ज्यादा संख्या आएगी उसका मुख्यमंत्री बनेगा। ये बाला साहब के समय भी निश्चित था, पर इस बार शिवसेना ने अपना मुख्यमंत्री पहले जाहिर कर दिया। फिर हमारे साथ हमने अलायंस पार्टनर के कुछ पार्टियों को ली, तो हमने हमारी 9-10 सीटें उनके लिए छोड़ दी, तो 118 की हमारी 108 सीटें हुई। तो हमने स्वाभाविक रूप से उनको कहा कि आप 5 चुनाव से लगातार जहां डिपॉजिट जब्त हुआ आप आ रहे, ऐसी कोई भी 10, 12, 15 सीटें हमको दीजिए। हर लोकसभा में हमने उनको सीट बढ़ाकर दी। गडकरी जी, आप जो शिवसेना के बारे में बात कह रहे हैं, उस पर विश्वास करना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि इस गठबंधन टूटने से पहले ही आपने बीजेपी युक्त महाराष्ट्र का नारा अमित शाह ने दे दिया, केंद्र में नरेंद्र, राज्य में देवेंद्र का नारा, और इसके अलावा राज ठाकरे ने इसी शो में कहा था कि गठबंधन टूटता है उसके अगले दिन ही तमाम सीट्स के लिए नाम घोषित कर दिए जाते हैं। तो ये बाकायदा एक पूर्व नियोजित स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा था, जमीन बीजेपी तैयार कर रही थी तलखी की। क्या आप इसको डिनाई कर सकते हैं? देखिए, जिसको जो कहना वो कुछ भी कह सकता है। आखिरी लेवल तक हम लोग कोशिश कर रहे थे, और मैंने इस बार हमारे अध्यक्ष जी को कहा था कि इससे मुझे बाहर रखो, क्योंकि नहीं तो सबसे ज्यादा मेरे नाम पर ही इसका ये किया जाता कि मैंने अलायंस तोड़ी। सामना आप तो नरमपंथी थे, आप तो नरमपंथी थे ना? नहीं गडकरी जी, इसकी वजह क्या ये भी थी कि आपकी उद्धव से उतनी नहीं बनती थी जितने आपके जो एक स्वर्गीय नेता थे उनकी बनती थी? क्या ये बात, क्या ये मैं ये पूछ रहा हूँ, बड़ा सवाल ये पूछ रहा हूँ कि क्या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी प्ले आउट करते हैं पॉलिटिक्स में? देखो, मुझे आपको लगता है, देखो, एक मैं आपसे बात करूंगा,
मेरी महाराष्ट्र के अनेक अलग अलग पार्टियों के नेताओं के साथ दोस्ती है और मैं उसको छुपाता नहीं। महाराष्ट्र का पॉलिटिकल कैरेक्टर कोई तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के लोग बीएसपी के लोगों से बातचीत नहीं करते या डीएमके के एडीएम से करते हैं। हमारे यहाँ सभी पार्टी के लोगों से हमारे अच्छे संबंध है। कांग्रेस में भी है, एनसीपी में है, शिवसेना में भी है और एमएनएस भी है। और मुझे आज चिंता इस बात की नहीं, राज ठाकरे मेरे दोस्त है, मैं छुपा, पर दोस्ती का आधार व्यक्तिगत होता है, राजनीतिक अलग होती है। मैं एक होटल में अमरावती में गया था, मैं चौथे मंजिले पर था, मैं सुबह निकल रहा था तो उतने में वो आए तो मैंने फ़ोन किया आपकी तबीयत कैसी है। उनकी पत्नी को मुझे फ़ोन आते हैं, उनसे फ़ोन होते हैं। नारायण राणे मेरे अच्छे मित्र हैं, उनके मेरे पारिवारिक रिश्ते, उनकी राजनीति अलग, उनकी पार्टी। क्या आपका कहना यह है कि हम अलग अलग राजनीतिक पार्टी हुए तो क्या आपस में दुश्मनी चला है? क्या अलग अलग विचारधारा होकर हम एक दूसरे के दोस्त नहीं हो सकते? प्रॉब्लम आपके साथ थोड़ा सा जुड़ा हुआ है कि आप राजनीतिक रिश्ते जहां होते हैं उसको एक ही राजनीतिक रिश्तों से ही देखते हो, व्यक्तिगत रिलेशन से नहीं देखते। मैंने शरद पवार साहब को राष्ट्रपति भवन में जब मैं मंत्री बना तो मैंने पैर छूकर उनके आशीर्वाद लिए, क्योंकि कुछ भी रहे उनकी विचारधारा से मैं सहमत नहीं हूँ। चाहे उनके नेतृत्व के बारे में मेरे मन में कुछ रिजर्वेशन हो सकता है, पर महाराष्ट्र के कद्दावर नेता मेरे से 20 साल उम्र से बड़े हैं, मैंने उनका आशीर्वाद लिया। अब ये इसके ऊपर भी लोग कहेंगे तो देखिए ये बात तो समझने के बाहर है। नितिन जी, मैं सुजाता आनंदन, हिंदुस्तान टाइम्स से। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप अभी कह रहे थे कि सारे राजनेताओं के बीच में मधुर रिश्ते होते हैं, लेकिन जब से आपका गठबंधन टूटा है शिवसेना के साथ, मोदी जी ने ज़रूर बाला साहेब ठाकरे को आदर दिया है, लेकिन शिवसेना ने मोदी जी को अफजल खान बताया है। संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी को भांडे घसने लगाएंगे। तो इतनी कटुता क्यों आ रही है इस रिश्ते में? देखिए भाई, शिवसेना ने क्या कहना चाहिए इसका मैं तो कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझता। उन्होंने क्या कहना चाहिए उन्हीं को पूछिए, वो जवाब देंगे। जहाँ तक हमारी बात है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं बाला साहब को आखिरी दिन में मिला था, बाला साहब की मेरी बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। जब मैंने कहा कि राज और उद्धव साथ में आना चाहिए तो राजनाथ जी बाला साहब ने मुझे कहा नितिन मुझे नहीं लगता क्या ये। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेहरबानी करके उसको पॉलिटिकल इंटरप्रेट मत करिए, करना है तो करिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं साफ बात कहता हूँ। मैं दिल से कहता हूँ कि राज और उद्धव अगर साथ में आएंगे, राजनीति छोड़ दो जी, जिसको आना है देना है, वोट दो, नहीं देना मत दो। जो जीतेगा वो सिकंदर, नहीं जीतेगा। हम इतने चुनाव हारे, डिपॉजिट जब्त होते होते लड़ते लड़ते आए, तो क्या हम जिंदे नहीं रहे क्या? तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, मुझे सबसे खुशी होगी अगर बाला साहब को ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि दोनों भाई साथ में आएंगे। मैं दिल से चाहता हूँ अगर आते तो अच्छी बात है। उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है, उनमें दम है वो लड़ ले, हमारे दम है हम लड़ रहे, जो जीतेगा वो जीतेगा। नितिन जी, मैं शीला रावल। आपने कहा वो बात हमें राज ने भी कही थी कि आपका नाम लिया, वाजपेयी जी का नाम लिया और कहा कि उस जमाने में रिश्ते होते थे, आज डील होती है। और उन्होंने कहा कि शिवसेना और बीजेपी का डिवोर्स पेपर तो कब का पड़ चुका था, बस एक घोषणा बाकी थी। और दूसरी एक बात हमें उद्धव ठाकरे ने कही कि शरद पवार के साथ डील होने की बात कि उनको बू आ गई थी कि वो बैकडोर से आना चाहते हैं और एनडीए में शरद पवार शामिल होंगे, ऐसी बात बीजेपी में से किसी ने उनको पूछी थी। तो अगर एक विकल्प नहीं रहता है तो क्या दूसरा आपके लिए खुला है? देखिए, राजनीति में निर्णय, और जो ये डील की बात कर रहे थे, क्या उसमें आप शामिल थे? पहले बात तो हमारे किसी से डील नहीं है, ना हमको डील करनी है। जिसको आना है साथ में, नहीं आना है मत आए। आज तक बीजेपी ने बहुत देखे हैं। हमारी स्थिति ऐसी कि हमारे ऊपर सेकुलर फोर्सेस ने कितनी टीका टिप्पणी की नरेंद्र मोदी पर की। अरे हमारे साथ तो मुख्यमंत्री बैठने के लिए डरते हैं। यहाँ नागपुर में कार्यक्रम हो तो सोनिया गांधी का डर के कारण वो कार्यक्रम में नहीं आए, बैठने के लिए डरते। ऐसे मुख्यमंत्री है। हम ऐसे डरपोक लोग नहीं है। जो है वो हमारी विचारधारा है, जो हमारी पार्टी है। जिसको आना है, नहीं आना मत आए, हम अकेले लड़ सकते हैं। कोई डील नहीं, ना पवार से डील है, ना शिवसेना से डील है, ना राज से डील है, ना कोई बातचीत है, ना कोई लेना देना। आपको दिन भर 24 घंटे ब्रेकिंग न्यूज लगाना है, आप चलाते रहो, जो बोलना है बोलते रहो, जो कहना है कहते रहो। अब कोई भी बात में आप लगातार लगाते रहते हो, आपकी भी मजबूरी है, क्योंकि 24 घंटे दिखाए तो क्या दिखाए, तो आप दिखाते रहिए। गडकरी जी, जो इस वक्त आज शिवसेना और बीजेपी में संबंध खत्म हो गए, क्या उसमें एक बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं और उद्धव ठाकरे ने घोषणा पत्र में कहा था कि बाला साहब ठाकरे ने सुषमा स्वराज को बुला के कहा था कि मैं चाहता हूं तुम प्रधानमंत्री बनो, ये मेरा आशीर्वाद है। इसके अलावा
पारंपरिक तौर पर प्रमोद महाजन और नरेंद्र मोदी में प्रतिद्वंद्विता थी राजधर्म वाले मुद्दे पे, और वो शिवसेना के करीब थे। तो क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सोच के चलते शिवसेना के आपके संबंध टूटे? देखिए, मैं आपको एक बात, मैं तो ये सब चीज़ों को बहुत नज़दीक से और सच्चाई को जानता हूँ, पर सच्चाई कितनी भी कड़वी हो या सही हो तो भी उसकी चर्चा कभी होती नहीं। पहली बात तो नरेंद्र भाई का कोई लेना देना नहीं युद्ध अलायंस तोड़ने के बारे में। एक बात जरूर थी जो मेरे मन में थी, नरेंद्र भाई के मन में भी है और बीजेपी के अनेक कार्यकर्ताओं के मन में है। और एक बार मैंने बाला साहब को नाराज होकर कहा था कि बाला साहब, आप हमको कुछ भी कहिए, पर यह सामना में जिस प्रकार से लिखा जाता है, संघ के बारे में लिखा जाता है, कभी भागवत जी के बारे में लिखा जाता है, कभी नरेंद्र भाई के बारे में लिखा जाता है, कभी हडवानी जी के बारे में लिखा, कभी मेरे बारे में लिखा जाता है, इसका हमको बड़ा दुख और दर्द है। क्या अलग विदर्भ से पीछे हट गई है बीजेपी? कुछ लोग ये झूठ फैला रहे हैं, अब मुंबई को अलग कर दिया जाएगा, मुंबई को ले जाएगा। ये झूठ बोलने वालों को मैं कहना चाहता हूं, मुंबई के बिना महाराष्ट्र अधूरा है। मुंबई से कोई न कुछ छीन सकता है, न ही महाराष्ट्र से कोई मुंबई छीन सकता है। आज त्यांनी स्टेटमेंट काढले, आज कुठेतरी भाषणामध्ये ते बोलले, तिकडे तिकडे केंद्रामध्ये मी असेपर्यंत महाराष्ट्राचे तुकडे पडू देणार नाही, विदर्भ काय किंवा मुंबई काय। ठीक आहे, बोलला, पण तुमचे देवेंद्र फडणवीस आज काय परत बोलले की स्वतंत्र विदर्भ करणं हे भारतीय जनता पक्षाच्या अजेंड्यावरती आहे। तुमचीच माणसं म्हणतायत की विदर्भ स्वतंत्र करायचं आहे, मग का नसेल तुमच्या मनामध्ये मुंबई पण स्वतंत्र करण्याचा डाव? हा जर मला प्रश्न पडला तर यात चुकीचं काय? नितिन जी, मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान जिस पे आपने 24 घंटे पहले सफाई दी कि उन्होंने सिर्फ मुंबई के संदर्भ में कही थी, मगर वो बयान मैंने पूरा सुना। उन्होंने जब कहा कि शिवाजी के महाराष्ट्र को कोई की एकता को कोई भंग नहीं कर सकता, और उसके बाद एक पॉज देने के बाद उन्होंने मुंबई का मुद्दा उठाया। सवाल ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री के बयान पर नितिन गडकरी स्पिन दे रहे हैं और उद्धव ठाकरे की गुगली में खुद प्रधानमंत्री फंस गए हैं? देखो, आप सबसे पहले मैंने बयान अच्छी तरीके से सुना। मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की बात कुछ राजनीतिक नेताओं ने चला दी, और ये बहुत बार जब जब चुनाव आता है तो मुंबई से महाराष्ट्र से अलग करने की बात कहना ये कुछ लोगों की आदत बनी हुई है। और यहाँ तक कहा गया कि गुजरात को इंडस्ट्री लेके गए, जो गुजराती मराठी विवाद खड़ा करना, ये सब बातें आ रही थी। नरेंद्र मोदी जी ने स्पेसिफिकली कहा कि मुंबई महाराष्ट्र से अलग नहीं हो सकती। कहीं नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा क्या कि विदर्भ राज्य अलग नहीं करेंगे? ये कहीं नहीं कहा। और भारतीय जनता पार्टी ने भुवनेश्वर में 1993 में प्रस्ताव पास कर अलग विदर्भ राज्य का समर्थन किया है। हम छोटे राज्यों के समर्थक हैं। जहाँ तक अर्थ यही है कि मुंबई महाराष्ट्र से बाहर करने का सवाल नहीं उठता। और जहाँ तक विदर्भ राज्य की बात है, उन्होंने विदर्भ राज्य का न कोई विरोध किया नरेंद्र मोदी जी ने। जो देवेंद्र जी ने कहा वो सही है। भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों के समर्थन में है, और नरेंद्र मोदी जी से लेकर अडवाणी तक और नितिन गडकरी से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक हमारी पार्टी विदर्भ का अलग राज्य बनाना चाहती है, और इसमें हमारा समर्थन है। महाराष्ट्र में कोई मुद्दा है या सिर्फ मोदी है? लोकसभेच्या वेळेला तुमच्याबरोबर आम्ही सांगत होतो, पाकिस्तानला इशारा देत होतो, तुम्ही 5 मारले तर आम्ही 50 मारू, तुम्ही 50 मारले आम्ही 500 मारू। काल पाकिस्तानने आपले 5 मारलेले आहेत, मारताय 50, मारताय 50। और हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति के साथ झूला झूल रहे हैं, और दूसरी तरफ लद्दाख में हजारों चीन के सिपाही हमारे देश के अंदर घुसे पड़े। एक शब्द नहीं कहा, टूर चलता गया। प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, आप यहां कैसे आए। अभी मैंने गलती की या देश ने गलती की? बात ऐसी है, जो देश की भावना थी वही मेरी भावना थी, और बात उनको देश को देखना चाहिए ये क्या चल रहा है यहाँ पे।
वहां पे पाकिस्तान हमला कर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पे महाराष्ट्र और हरियाणा में दिन के 4-4, 5-5 सभाएं ले रहे हैं। सवाल। गडकरी जी, मोदी जी ने कहा कि मुंडे होते तो मुझे इतनी सभा नहीं लेनी पड़ती। आप महाराष्ट्र से क्या कोई कदावर नेता नहीं है? क्या मोदी जी आपको भूल गए? या पार्टी को आपकी महाराष्ट्र के लिए वोट बटोरने की जो क्षमता है उस पर शंका थी? देखिए, पहली बात तो ऐसी कि बीजेपी मालक और मालकिन की पार्टी नहीं है। बीजेपी ये डेमोक्रेटिक पार्टी है। मैं इसका अध्यक्ष रह चुका हूँ। यहाँ अध्यक्ष भी कोई निर्णय नहीं कर सकता क्योंकि 25 लोगों से पूछना पड़ता है। और ना नरेंद्र मोदी मालिक है, ना नितिन गडकरी है, ना अडवाणी जी थे। जब कोई भी चुनाव होता तो हमारे बड़ा से लेकर छोटे लोग पूरी ताकत के साथ उसमें काम करते हैं। अब मैंने कम से कम अभी 90 से 100 सभाएँ मेरी हुई है और आपके पास फुटेज होगा तो सभाएँ कैसी होगी आप देख लीजिए। महाराष्ट्र के विकास में हमारा भी योगदान है। पर एक बात सच है, इस समय देश के सबसे लोकप्रिय नेता आपको भी दिन भर चाहते हुए या नहीं चाहते हुए भी वो अमेरिका में कैरेज दिखाना पड़ता है क्योंकि टीआरपी मोदी को है। तो ये मजबूरी है। कुछ लोगों की इच्छा रहने रहे तो मोदी जी पॉपुलर तो उसको कैश करने में गुनाह क्या है? अगर वो टूर करते आते तो क्या फ़र्क क्या पड़ता है? मुझे लगता है हमारे पार्टी का हर नेता पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में लगा है। मोदी जी भी लगे, हम भी लगे। मेरी तबीयत बिगड़ गई है, मैं बहुत थक गया और रात को मैं रोज़ 9-9 सभाएँ 8-8 सभाएँ करता हूँ, रैलीज करता हूँ, दूर दूर महाराष्ट्र के कोने में जाता हूँ। पर मेहनत कर रहे सब लोग, सभी नेता आ रहे और हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मोदी जी भी आ रहे हैं, मोदी जी में ताकत है। अरे ऐसा नहीं कि वो इसके पहले अमेरिका में थे, उसके बाद आने के बाद उनने टूर प्रोग्राम दिया। और अगर हमारे पार्टी के सबसे कद्दावर अगर लोकप्रिय नेता है तो हम तय करें कि किसको कितनी सभाएं लें। आपके चैनल पर क्या दिखाना ये आपका अधिकार है। आपके चैनल पर क्या दिखाना ये भी दूसरों के अधिकार से डिक्टेट होगा क्या? हमारे पार्टी में कौन नेता प्रचार करे ये हमारा अधिकार है। और नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए घूम रहे हैं तो हम पूरी ताकत लगाकर एक फैमिली के रूप में काम करते हैं और जितने लोग हैं उतना पूरी ताकत के साथ काम करते हैं, इसलिए वो आ रहे। अगर आए तो बाकी लोगों के मन में दुख और दर्द क्यों है? क्योंकि मोदी आने के कारण इनका बैंड बाजा बजता है, इसलिए डर के कारण ऐसा हो रहा है क्या? तो हमको चुनाव हमारे ताकत पे जीतना है। हम पूरी ताकत लगाएंगे, तन मन धन से पूरी ताकत लड़ाएंगे। हमारे जितने नेता आएंगे उतने सब आएंगे। अभी उत्तर प्रदेश के लोग आए, मध्य प्रदेश के लोग आए, कोई मंत्री अभी मंत्री है एक कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज, वो वहाँ बैठकर प्रभारी, ये पार्टी का कैरेक्टर है। और मैं जब बीजेपी में आया था तो मेरी शादी हुई थी नहीं तो भी 8 दिन के बाद मैं हरियाणा में एक गांव में 2 महीना रहा था तो मैं वहाँ इंचार्ज था। तो मुझे लगता है कि ये पार्टी का कैरेक्टर है। ये कोई ऐसी है क्या कि भाई मालक और मालकिन की पार्टी, एक मालक है बाकी नौकर है और एक ही आदमी कोई प्रचार करता है? ऐसा नहीं है, डेमोक्रेटिक पार्टी और इससे सभी लोग प्रचार कर रहे हैं। अगला सवाल। नितिन जी, मोदी सबसे पॉपुलर है, बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता है, एक बात एक जगह पे है। लेकिन अब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री भी हैं। मुझे लगता है देश के ऊपर जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे हो रहा है या जो चाइना के बॉर्डर पे हो रहा था, ये इतनी बड़ी चीज़ है जिसको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को एड्रेस करना पड़ेगा। मात्र लगातार ये बोलने से कि कड़ा जवाब दिया जाएगा, आपके रक्षा मंत्री बोलते हैं कड़ा जवाब दिया जाएगा, राजनाथ सिंह जी बोल के बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये बातें कब तक सुनेंगे? बातें हो रही है, लोग रोज मर रहे हैं, बॉर्डर्स खाली हो रही है, गांव में शेलिंग हो रहा है, आम आदमी मर रहा है, सवाल सैनिकों का नहीं है। मोदी जी, ऐसे में मोदी जी का पूरे अपने आप को चुनाव में झोंक देना, इस पे ऑब्जेक्शन है क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री भी। और मोदी जी नदारद है वहां से। पहली बात तो ऐसी है कि मोदी जी ने अपना कोई काम छोड़ा नहीं। इतने बड़े गड़बड़ में चुनाव में भारत स्वच्छ मिशन के कार्यक्रम में मैं भी दिल्ली गया था, स्पेशल फ्लाइट से गया और वह कार्यक्रम खत्म करके हवाई जहाज से उतर के मैंने 8 रैली की। तो मोदी जी रोज अपना काम कर रहे हैं। अभी 11 तारीख को मैं जा रहा हूँ, मेरे डिपार्टमेंट का कार्यक्रम है वो सांसद आदर्श गांव योजना का और मोदी जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं। मोदी जी रोज, देखो हम लोग ये समझ लीजिए, मैं यहाँ से डिपार्टमेंट का भी काम कर रहा हूँ, अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है और फाइल आती है मैं साइन करते रहता हूँ। देखो हमने हमारे डिपार्टमेंट में कई निर्णय किए, मोदी जी भी रोज बैठते हैं, मीटिंगें करते हैं। और मेरी परसों उनसे बातचीत हुई, नागपुर में आए थे तो मुझे कह रहे थे कि नितिन जी मेरे तरफ तो देखो इतनी सभा, मेरी भी हालत ठीक नहीं है। तो मैं बोला मेरी भी हालत ठीक नहीं है, मैं क्या करूं? क्योंकि उस दिन वो जल्दी आ गए। तो मैंने कहा कि आपको रुकना पड़ेगा एयरपोर्ट पर। तो बोले अब मैं घर कब जाऊंगा, आराम कब करूंगा? मैंने बोला बिफोर टाइम कैसे सभा करेंगे, नहीं हो सकती, आपको रुकना पड़ेगा वहाँ। तो फिर थोड़ी देर रुकना पड़ा उनको। तो मुझे कह रहे थे आप मेरे तरफ देखो, मैं घर जाके आराम कब करूँ? वो भी थक जाते हैं। पर हमारे पार्टी में एक प्रवृत्ति है कि जब भी कोई लड़ाई होती, राजनीतिक लड़ाई होती चुनाव की, तो छोटे से लेकर बड़े तक पूरी ताकत के साथ जहाँ जहाँ जरूरत होती है वहाँ जाते हैं।
तो ये स्वाभाविक रूप से स्वभाव है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, लोकप्रिय नेता है, लोग उनको चाहते हैं, लाखों लोग उनको सुनने के लिए आते हैं। तो उनको हमने पूरी तरह से पार्टी जिताने के लिए अगर कैश किया तो क्या राजनीतिक गलती की? आप अगर कोई चेहरा टीवी पर दिखाते जो लोग चाहते हैं तो आप बार बार दिखाते हैं। लोग आपको पूछते क्या कि इन्हीं को क्यों देते हैं, दूसरे को क्यों नहीं देते? अरे जो चलता है वही बिकता है। बाद में लोग उस चेहरे से ऊब भी जाते हैं। वैसे बाद में लोग उस चेहरे से ऊब भी जाते हैं जब बहुत ज्यादा दिखाया जाए तो। देखो, इसके होने के बाद में भी जो यशस्वी कलाकार होते हैं वो कलाकार होते ही है। अमिताभ बच्चन एक ही है, चाहे उनकी उम्र कितनी भी बड़ी हो तो भी उनके डायलॉग आज नया हीरो से भी लोग पसंद करते हैं। ये तो दुनिया की दस्तूर है कि जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित होता है, और जिसका आज जो ऊपर में रहता है वो नीचे जा सकता है। अगला सवाल। सर, मैं सागर, एक संवेदना परिवार एनजीओ चलाते हैं नागपुर में। मेरा कहना ऐसा है कि इलेक्शन होने के बाद आपका एक इंटरव्यू हुआ था एक चैनल पे, आपने आगे पाकिस्तान में वो एक पत्रकार थे, उनसे दो टूक बात की थी कि अभी भूल जाइए मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, अभी नरेंद्र भाई की सरकार है, आप ये गलत, ये फालतू बातें चीज़ मत बोलिए। आपने उनको झापा था। 2 दिन पहले राज जी का एक स्टेटमेंट आया, राज ठाकरे जी का, कि उन्होंने कहा था कि इनके कैबिनेट मंत्री नितिन जी गडकरी, इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ये नरेंद्र भाई की सरकार नहीं, अभी क्या कर रहे हैं? तो इस पे आपकी कुछ रिएक्शन अभी तक आई नहीं, 2 दिन हो गए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वेट एंड वॉच। हमारी सरकार पाकिस्तान के किसी अटैक को कभी सहन नहीं करेगी, और इसके बारे में हमारी भूमिका बहुत साफ है। मैं जब श्रीनगर में था तब भी मैंने वही बात कही थी। जहाँ तक ये बातें चल रही है, ये कोई चौक के ऊपर की लड़ाई नहीं है। इस हर घटना के इंटरनेशनल परिणाम भी होते हैं। पर जहाँ तक जो जानकारी मैं रखता हूँ और जो सूचनाएं मिलिट्री को दी गई है, अगर हम कोई युद्ध नहीं चाहते, हम किसी के ऊपर अटैक करना नहीं चाहते, अगर ऐसी प्रकार की कोशिश थी तो उसके कड़े जवाब मिलेंगे। यही हमारी सरकार की भूमिका है। थोड़ा पेशेंस रखिए, आगे आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान गड़बड़ी करेंगे तो उसको बहुत करारी जवाब मिलेगा। हम ऐसी डरपोक सरकार नहीं है कि उनके दबाव में आएंगे, पर इसका मतलब हम कोई लड़ाई नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। और मैं जब नवाज शरीफ मुझे मिले थे राष्ट्रपति भवन में, तब बात करते करते मैं उनके साथ बात करते करते मैंने भी कहा, आप भी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, क्यों ये लड़ाई का माहौल रखते हैं? हम शांति जरूर चाहते हैं, पर सामर्थ्यवान व्यक्ति जो होता है, ताकतवान, वही शांति प्रस्तापित कर सकता है। और हमारे खिलाफ अगर इस प्रकार के खिलवाड़ चलती रहेगी तो उसका कड़ा जवाब पाकिस्तान को मिलेगा। आप चिंता मत करिए उस बात। नितिन जी, मोदी जी पर हमले की क्या एक बड़ी वजह यह हो सकती है, क्योंकि शिवसेना और एमएनएस के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि एक अंडर करंट है मराठी बनाम गुजराती का, और मोदी जी को वो गुजराती नेताओं या गुजराती का प्रतीक मानते हुए उन पर हमला कर रहे हैं। और यही वजह है कि आनंदीबेन पटेल की मुंबई यात्रा पर भी बहुत तल्ख टिप्पणी शिवसेना और एमएनएस की तरफ से हुई थी। तो क्या वो जो अंडर करंट है, तथाकथित अंडर करंट है, उसके चलते मोदी को टारगेट किया जा रहा है, आपको लग रहा है? देखिए, मुझे तो अंडर करंट कहीं दिखा नहीं। जिस पेड़ को फल लगते उसी पे लोग पत्थर मारते हैं, जो ताकतवान होता है उसका ही विरोध करते हैं। अब मोदी जी के आने के कारण कुछ लोगों का दुकान अगर बंद होता है या उनके नुकसान होता है या उनकी सीटें नहीं आती है तो उनका नाराज होना भी बड़ा स्वाभाविक है। बड़े भाई ने ऐसे नाराजी को बहुत अच्छे दिल से छोड़ देना चाहिए, उदार अंतःकरण से माफ कर देना चाहिए, उसके तरफ नहीं देखना चाहिए। नितिन जी, ज्यादा पत्थर पड़े तो पेड़ घायल हो जाता है, इसका भी थोड़ा सा। अरे नरेंद्र मोदी पर जितने पत्थर थे उतने मार दिए लोगों ने, सबके चेहरे कोई छोड़ा नहीं, मीडिया ने भी नहीं छोड़ा। हमारे ऊपर जो हम संघ के स्वयंसेवक थे और भाजपा के कार्यकर्ता है, ये शेडो सेकुलरिस्ट जो थे ढोंगी, इन्होंने अंग्रेजी मीडिया से लेकर एकदम मोदी पर कितने अटैक किए। देखो, अब तो स्थिति ऐसी होगी कि मोदी देश के प्रधानमंत्री हुए, अभी भी बहुत लोगों को पसंद नहीं आता। जब भी उनका चेहरा दिखता है तो उनके चेहरे बड़े अस्वस्थ हो जाते हैं। वो करे क्या, देश की जनता ने चुनकर दिया है। और इसलिए आप याद रखिए, पत्थर जितने मारे जाएंगे उतने हम ताकतवान बनेंगे। आज तक का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि जितने लोग हमारे खिलाफ चिल्लाते रहे, जितने बोलते रहे, आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, लिखने वाले लिखते रहे, बोलने वाले बोलते रहे, पत्थर वाले पत्थर मारते रहे, पर हम 282 पर पहुंचकर ऐसे ताकतवान बने कि पत्थर वाले वालों को रगड़ने का काम करेंगे। अब हम ताकतवान बनेंगे। रगड़ने का मतलब हमें बताएंगे? अब रगड़ने से आपका क्या मतलब है? पॉलिटिकल सक्सेस की बात कर रहा हूँ। नहीं, रगड़ने का क्या मतलब ये बताइए। पॉलिटिकल सक्सेस की बात करो, रगड़ने की बात ये कि उनको हरा देंगे और हम चुनाव जीत जाएंगे।
अच्छा चलिए अगला सवाल। नितिन जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मानते हैं कि नरेंद्र मोदी आपके सबसे दिग्गज और दबंग नेता हैं और वो यहाँ प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी ने, हर पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित किया है। आपकी पार्टी में कौन होगा? आप होंगे, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ खड़से, विनोद तावडे, कौन होगा? हमें अभी तक ये पता नहीं कौन होगा। मुझे यही लग रहा था कि अभी तक ये सवाल क्यों नहीं आया। देखो, मैं कैलकुलेटेड पॉलिटिशियन नहीं हूँ और मैंने कभी कौन किसको क्या लगता है ऐसा कभी सोचा नहीं है। मैंने जब मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया तो मैं मुंबई में और महाराष्ट्र में मेरा दिल था। जब दिल्ली जाने की बात आई तो मैं रिलक्टेंट था, यानी अध्यक्ष होने के लिए भी मेरी दिल्ली जाने की तैयारी नहीं थी। अब मैं दिल्ली गया हूँ और मैं उमा भारती जी के साथ गंगा का काम कर रहा हूँ और मेरे जीवन में गंगा का काम, जो अविरल निर्मल गंगा का काम है, उसका मैंने काफ़ी तैयारी की है। मेरे डिपार्टमेंट में इनलैंड वाटरवेज आते हैं। अब मेरा मन दिल्ली में है, अब मुझे महाराष्ट्र में वापस। गडकरी जी, आपकी ना में हाँ जरूर होती है, आपने मना किया लेकिन दिल्ली चले गए, तो क्या इसमें भी ऐसा है कि आप अभी ना कर रहे हैं फिर बैठ जाएंगे? अब आप मुझे नई तरीके से जानते, जो नागपुर वाले उनको पूछो, मेरी बात यानी पत्थर की लकीर होती है। मैं राजनीति में झूठ बोलता नहीं और झूठ आश्वासन नहीं देता, और एक आधी बार नहीं बोलना है तो हजारों लाखों लोगों में बोलता हूँ ये काम मुझे नहीं करना है करके। मैं आपको दिल से बता रहा हूँ कि मेरी महाराष्ट्र में आने की बिल्कुल इच्छा नहीं है और पार्टी कहने के बाद भी नहीं आऊँगा, क्योंकि अब मुझे दिल्ली में ही रहना है। और जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, हमारे पास मुख्यमंत्री बनने के लायक काबिलियत रखने वाले 4 चेहरे हैं। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे अध्यक्ष, हम सब लोग मिलकर उसका चयन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गडकरी साहब, आपने बेबाकी से अपनी बात रखी आज घोषणा पत्र में। तो घोषणा पत्र में ये थे एक और खास मेहमान, और इसी तरह से खास मेहमानों का सिलसिला घोषणा पत्र में जारी रहेगा। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।